हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं फिर हाजिर हूं, मैं फिर उपस्थित हूं आपके लिए, आपके सामने हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 10वीं के क्षितिज पाठ 6 दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान अर्थात छोटे से बच्चे के जब नए नए दांत आते हैं और वो मुस्कान कितनी प्यारी लगती है आप देख पा रहे हैं। तो इसी मुस्कान का वर्णन कवि ने यहां पर किया है। कवि नागार्जुन ने यह कविता लिखी है और बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान होती है, उन्होंने तो कहा है कि ऐसी मुस्कान जो मृतकों में भी डाल दे जान। मुस्कान मतलब बच्चे का जो रंग रूप और उसका मुस्कुराने की जो वर्णन किया है वो अतुलनीय बताया है। साथ ही साथ आपने भी सुना होगा कि बच्चे मन के सच्चे, है ना, सुना है ना, बच्चे मन के सच्चे भगवान को है प्यारे, ऐसा कुछ एक गाना है, ठीक है। तो यहां पर बच्चे की दंतुरित मुस्कान का वर्णन कवि ने किया है। आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले कविता की पंक्तियां, और उससे पहले हम कवि के जीवन परिचय को जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और देखेंगे कि कवि ने और क्या क्या उपलब्धियां हैं, कवि इतने प्रसिद्ध, इतने विख्यात कैसे हुए। आइए कवि के बारे में हम जानते हैं। नागार्जुन कवि को आप देखिए, यहां पर कवि नागार्जुन से संबंधित उनका जीवन परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। नागार्जुन का जन्म सन 1911 की ज्येष्ठ पूर्णिमा को बिहार के सतलखा में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। बाद में नामकरण के बाद इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। 6 वर्ष की आयु में ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता इन्हें कंधे पर बैठाकर अपने संबंधियों के यहां एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करते थे। इस प्रकार बचपन में ही इन्हें पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर ये घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया, अर्थात वे घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के हो गए। इन्होंने अपनी विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की। वहीं इन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा और फिर बौद्ध दर्शन की ओर झुकाव हुआ। उन दिनों राजनीति में सुभाष चंद्र बोस इन्हें प्रिय थे। इन्होंने बनारस से निकलकर कोलकाता और फिर दक्षिण भारत घूमते हुए लंका के विख्यात विद्यालंकार परिवेण में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ नागार्जुन राजनीतिक आंदोलनों में भी प्रत्यक्षतः भाग लेते रहे। स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर इन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया और मार खाने के अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगती। चंपारण के किसान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। वस्तुतः वे रचनात्मक के साथ साथ सक्रिय प्रतिरोध में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ये जो जीवन है वो यूं ही हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बिताया जा सकता, जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां तत्पर रहूंगा, ठीक है। ये दंतुरित मुस्कान, अब देखिए यहां पर कवि ने दंतुरित मुस्कान और मां की गोद में आप बच्चा देख सकते हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 6 है क्षितिज, भाग 2, कोर्स ए, ठीक है। दंतुरित मुस्कान आप देख सकते हैं कि मां की गोद में बच्चा है, ठीक है। और किस तरह से एक अतिथि को देखकर वो एकदम देखता ही रहता है कि ये अपरिचित सा व्यक्ति कौन है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ की मां की ममता और बच्चे के वात्सल्य प्रेम को दर्शाया है। अतः इस कविता में कौन सा रस हुआ? वात्सल्य रस, याद रखिएगा। दंतुरित मुस्कान कविता में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य। और वात्सल्य रस क्या होता है? जहां मां और बच्चों के प्रेम का विवरण किया जाए या जहां पर मां और बच्चे के प्रेम को दिखाया जाए, वह वात्सल्य रस होता है। समझ में आया? यहां पर कवि ने यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। कविता में कवि ने कहा है कि एक अतिथि आते हैं और जब वो देखते हैं कि छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं, और उनकी जो मुस्कुराहट है, छोटे से बच्चे की जो मुस्कुराहट है, वो अनुपम है, अतुलनीय है। बस उसको निहारते रहना चाहते हैं और साथ ही साथ मां जो जन्म देती है उसको धन्य कहते हैं।
अतिथि कहते हैं कि धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य। इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मां की उंगलियां कराती रही मधुपर्क। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि मधुपर्क अर्थात पंचामृत। पंचामृत समझते हैं, भगवान को भोग लगाया जाता है पंचामृत का, और कहा जाता है कि जब पंचामृत का भोग लग गया तो अर्थात और किसी वस्तु या फल आदि सामग्री चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर मां की उंगलियों को पंचामृत कहा है। मां के स्पर्श की जो महिमा है वो एक बालक भली भांति समझता है। नन्हे से बालक को यदि रो भी रहा होगा जन्म के तुरंत बाद भी, बेटा जब जन्म होता है बालक रोते हुए जन्म लेता है और मां उसको जरा सा सहला देगी या उसके हाथ में अपनी उंगली रख देगी तो वो उस उंगली को पकड़कर सो भी जाता है। यह है मां की ममता और यह है आत्मीयता का भाव जो मां और बेटे में होता है, मां और बच्चों में होता है। एक मां की गीत की एक पंक्ति याद आई, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ठीक है, तो माँ और बच्चे का जो प्रेम है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। आइए कवि ने क्या वर्णन किया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी मुर्दे में भी जान डाल देती है, पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सब दुख भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि घर आंगन में यदि बच्चे ना हो तो घर सूना सूना लगता है। पूछिएगा अपने माता पिता से, और आपने अनुभव भी किया होगा कि जब कहीं आप चले जाते होंगे बिना बताए तो तुरंत आते, कहाँ गए थे, बताकर क्यों नहीं गए थे, बहुत सारे प्रश्नों की बौछार आप पर आई होगी, याद आया। तो बच्चे बेटा घर का बगीचा होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं जिनके अभाव में घर एकदम सूना होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखते हैं। हमारा अंतः मन प्रसन्न हो जाता है बच्चे को धूल में लिपटा घर के आंगन में खेलता देखकर। एक और बात क्या कही है कवि ने, जब बच्चा, कृष्ण को याद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की नटखट बाल लीलाओं का स्मरण कीजिए। कहीं मिट्टी खाते हैं, कहीं दही खाते हैं, और एक बार यशोदा मैया ने कहा था मुंह खोल, तूने मिट्टी खाई है। और जब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो तीनों लोग ब्रह्मांड उनके नजर आ गया था। ठीक है, तो जब छोटा बच्चा मिट्टी में खेल खाल के आता है, पूरे गाल सब कुछ मिट्टी में सन जाते हैं, तो कवि ने क्या कहा है, ऐसा लगता है छोटा बच्चा कि कमल का फूल खिल रहा हो, झोपड़ी में कमल का फूल खिल रहा हो, क्योंकि कमल का फूल कहां खिलता है, जल में या कीचड़ में। ठीक है, मानो किसी झोपड़ी में, देखिए बच्चे को धूल में लिपटा घर के आंगन में खेलता देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी झोपड़ी में कमल खिला हो। कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता तो उसे सीधी नजरों से नहीं देखता, ऐसे दिखता है चुपचाप चुपचाप कि कौन है कौन है। और बहुत से आप लोगों की पता नहीं क्या आदत है, बताइएगा, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि छोटे छोटे बच्चों को किसी को रुलाना पसंद होता है, कि किसी को चिढ़ाना पसंद होता है, उसके हाथ में जो खिलौना होगा छीन लिया जाता है कि बच्चा रोए, रोता हुआ अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि नहीं हम बच्चे को हंसाएंगे। तो ये सारी बातें तरह तरह की। और छोटा बच्चा भी जिनको जानता है, एक कहावत है कि आठे माँ पाखे बाप पिता और महीना भर में सब परिवार। जब बच्चे का जन्म होता है तो मतलब वो तुरंत अपनी माँ को पहचानने लगता है, फिर परिवार पिता को जानता है, फिर पूरे परिवार को जानने लगता है। यदि कोई अपरिचित घर में आते हैं तो वो देखता तो है लेकिन वो चुपचाप से कनखियों से देखता है, तिरछी नजर से देखता है कि आखिर ये सदस्य है कौन, ये तो कभी नहीं देखा मुझे। और वो देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, एकदम एकटक देखता रहता है वो। तो अब यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं ना, कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता तो उसे सीधी नजरों से नहीं देखता, तिरछी नजरों से देखता है, लेकिन एक बार पहचान लेने के बाद वो उसे टकटकी लगाकर देखता रहता है। टकटकी मीन्स एक टक, अनिमेष, लगातार। अब है फसल, क्योंकि दंतुरित मुस्कान और फसल
एक ही कविता में दो समय का वर्णन किया है, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना पाठ 5 में उत्साह और अट नहीं रही है। पाठ 6 में हम पढ़ रहे हैं दंतुरित मुस्कान और फसल। अब फसल क्या है? फसल बताइए। हरी हरी फसल कौन उपजाता है, क्यों आवश्यकता है फसल की, और फसलों के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, क्या आप बताएंगे? फसल को पढ़ने से पहले आप बताइए कि कौन कौन से यहां पर आप देख सकते हैं। आपने खेत देखे हैं? टीवी की बात नहीं कर रही हूं, वास्तविक रूप में खेत देखे हैं? कभी गए हैं आप खेतों में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। हल जोते जाते थे पहले, अब सारी टेक्निक्स आ गई हैं, ट्रैक्टर चलने लगे हैं, हार्वेस्टर से कटाई होने लगी है, थ्रेशर से फसल निकलने लगी है। तो फसल का यहाँ पर वर्णन किया है। और आपको ये भी पता है कि एक पौधे को उगने, बीज के बाद जब तुरंत पौधा उगता है, उसके लिए क्या क्या तत्व की आवश्यकता होती है, बताएंगे आप? हाँ, हवा, ओके, अरे वाह, जल, मिट्टी, धूप वेरी नाइस। यही तो है फसल, कि इन सारी चीजों का, इन सारे तत्वों का मिला जुला रूप है फसल। और फसल के माध्यम से देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। फसल कविता में कवि ने किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति की महानता का गुणगान किया है। उनके अनुसार फसल पैदा करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, इसमें प्रकृति एवं मनुष्य दोनों का तालमेल होता है। ना तो अकेला मनुष्य ही कुछ कर सकता है, ना अकेली मिट्टी डाल दो छोड़ दो तो हो सकता है, ठीक है। बीज को अंकुरित होने के लिए धूप, वायु, जल, मिट्टी एवं मनुष्य के कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर फसल पैदा होती है और हमारे पास तक अनाज आ पाता है और हम पेट की आग को शांत कर पाते हैं। ओके, देखिए कविता पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारी ये गात, गात मीन्स गाल। जब धूल से लिपट कर खेल कर बच्चा आता है तो उसके गाल कैसे लग रहे थे? छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात अर्थात कमल। कवि ने कहा है कि ऐसा लगता है छोटा बच्चा जब मिट्टी से सना हुआ आता है जैसे कि कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिल रहा हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। परस, परस मीन्स स्पर्श, स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। ऐसा लगता है जैसे कठिन जो कठोर पत्थर है वो भी पारस पत्थर के छूने से जैसे सोना बन जाता है ना, वैसे ही कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी यदि बच्चे की मुस्कान को देख लेंगे तो उनका हृदय भी पिघल जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब देखिए यहां पर ऐसा लगता है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि ने मानवीकरण करते हुए कहा है कि जब बच्चा हंसता है और उसके छोटे छोटे से दांत दिखाई देते हैं, शेफालिका एक फूल, बहुत अच्छे फूल होते हैं उसके, तो उसकी तुलना भी कवि ने शेफालिका के फूल से की है, ठीक है। दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लग जाता है बच्चे की, छोटी छोटी बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा तो कर लेते हैं, धूल से सन जाते हैं, लेकिन उनके गालों पर भी धूल लग जाती है। और तब क्या कहा है कवि ने? मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में ही खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर यह बालक किसी पत्थर को छू ले तो वो भी पिघलकर जल बन जाए और बहने लगे। अगर वो किसी पेड़ को छू ले, चाहे वो बांस का हो या बबूल का हो, उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। बांस आपने देखा होगा, बबूल आपने देखा होगा, कांटेदार पेड़, लेकिन ऐसा कहा है कवि ने कि यदि बांस और बबूल को भी वो बच्चा छू ले तो उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। अर्थात बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल लोग, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वह जो करवाना चाहता है वो करते हैं एवं उसके साथ खेलने लगते हैं। बच्चे बच्चों के साथ या बच्चे बड़ों के साथ, इसलिए बच्चों का जो है कहते हैं ना भगवान का साक्षात रूप है, ऊपर वाले का साक्षात रूप है, ठीक है। तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, ठीक है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि मां, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान।
शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए अर्थात अनिमेष, एक बहुत अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। क्या तुम मुझे अभी तक नहीं पहचान पाए हो? कितने देर तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं ताकि तुम पलक झपका सको, फिर तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मां हमें मिला देगी और मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूं, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूं, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूं। ठीक है, अब देखिए, धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं, इतर मैं अन्य, भाई मैं तो अन्य व्यक्ति हूं, आ गया हूं कहीं से भी। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुपर्क। ठीक है, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुत्र के बारे में बताते हैं, छोटे से बच्चे के बारे में बताते हैं कि उसके नए नए दांत निकलने शुरू हैं, कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटे हैं, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा है। कवि आगे लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि कारण धन्य है ही, और उनके साथ उनकी मां भी धन्य है जिसने उन्हें जन्म दिया। और आगे कहते हैं कि तुम्हारी मां रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है, एक तरफ दूर रहने के कारण मैं तुमसे दूर हूं, तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता और तुम्हें पराया भी लग रहा हूं। एक तरह से यह ठीक भी है क्योंकि मुझे तुम्हारा संपर्क ही कितना है भाई। माँ की जो तुम्हारी माँ की उंगलियां हैं जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं, इस तरह तिरछी नजरों से देखते देखते जब हमारी आंख एक दूसरे से मिलती है, मेरी आंखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो, यह मेरे मन को मोह लेता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? हर एक पंक्ति का अर्थ समझ में आया होगा, आशा करती हूं। इसी तरह से बिल्कुल बैठे रहिए, सुनते रहिए और मैग्नेट ब्रेन्स के जो और भी विषय हैं वहां पर जाइएगा और देखिएगा जरूर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलते हैं फसल कविता की ओर। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है क्या फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। ठीक है, फसल ना किसी एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम है, ना सिर्फ मिट्टी का ही जादू है, सब कुछ पंच तत्व जब मिलते हैं तब जाकर कहीं फसल खेतों में आती है लहलहाती हुई, और तब कहीं जाकर हम सबके पास पहुंच जा पाती है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम का या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है, इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि एक की नहीं, दो के नहीं, लाखों लाखों नदी के पानी के मिलने से फसल पैदा होती है। ठीक है, वो सुना है आपने, एक देशभक्ति गीत है, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, जब चलते हैं इस धरती पर हल ममता अंगड़ाइयां लेती हैं, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती हैं, इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, जहां अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा, मेरे देश की धरती। ठीक है, तो जो धरती है हमारी मातृभूमि है, उसी की गोद में हम सब बड़े हुए हैं और उसी की मिट्टी, जल, वायु, पवन सबकी सहायता से फसल उगाई जाती है। ठीक है, बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वे उपजाऊ बनते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुनते रहिए। अब बताइए फसल क्या है? क्या है फसल? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। यदि किसानों की हाथों की मेहनत नहीं होगी तो फसल उपजाऊ नहीं होगी। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अलग अलग जगह अलग अलग मिट्टी रहती है और अलग अलग फसल के लिए अलग अलग मिट्टी की जरूरत भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की मिट्टी में सारी फसलों को उगाया जा सके, है ना? समझ रहे हैं ना बेटा? तो भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। वी नो ना,
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक देयर फूड। ठीक है, यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो फसल बढ़ेगी ही नहीं। तो हर एक की भूमिका, हर एक तत्व की भूमिका अहम है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा, पानी, धूप, मिट्टी, मेहनत, सब कुछ जरूरी तत्व हैं। सॉरी। तो यहां पर हवा भी आवश्यक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करते हैं कि यह फसल क्या है, अर्थात यह कहां से और कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि खुद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं है बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देता है। यह सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है जिनके कारण यह फसल पैदा होती है। आपने वो छोटी सी कहानी सुनी है कि एक किसान था, उसके 3 बेटे थे। किसान बहुत मेहनत करके अन्न उपजाता था, लेकिन तीनों बेटे बिल्कुल मेहनत ही नहीं करना चाहते थे। ठीक है, किसान बूढ़ा हो चला था और उसको लग रहा था कि अब मेरी मृत्यु निकट है, अब मैं क्या करूं कि ये कुछ करने लगे हैं, यदि मेरे बाद जब मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा। खेत बंजर होने लगा था, फसल उग नहीं रही थी, सुनी होगी संभवतः। तो अब क्या हुआ, उन्होंने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि बेटा, अब उन्होंने कहा बापूजी अब क्या करें, पैसे तो खत्म हो गए और जो अनाज रखा था वो भी खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा बेटा, खेत के एक कोने में ज़रा मेरी स्मृति थोड़ी ठीक नहीं है, मैं भूलने लगा हूँ आजकल, तो तुम जाना अपने खेत के किसी कोने में एक बहुत बड़ा घड़ा रखा है जिसमें सोने चांदी जेवर आभूषण बहुत सारे रखे हैं, इतने सारे जेवर कि तुम्हारी पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। तीनों बेटे खुश हो गए। सच पिताजी, सच कह रहे हैं आप? बेटा, मैं कभी झूठ बोला हूं? नहीं पिताजी, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो क्या करें? बेटा देखो, ढूंढो। कहाँ है पिताजी, कोई जगह तो बता दीजिए, कहाँ है वो? बेटा याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई और ना ढूंढ ले इससे पहले तुम ही तीनों मेहनत कर लो, खोद लो, जरा ढूंढ लो। तीनों ने कहा क्या, कल का क्या इंतजार करें, आज रात में ही खुदाई शुरू कर देते हैं। एक ने यहां से खोदना शुरू किया, दूसरे ने वहां से खोदना शुरू किया, तीसरे ने वहां से खोदना शुरू किया। रात भर पसीना बहा कर खेत को एकदम खोद डाला। अब वो फिर आते हैं, पिताजी सुबह के 6 बज गए, हम लोग रात भर खुदाई करते रहे, लेकिन पिताजी कहीं भी हमें सोने का घड़ा नहीं मिला। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, बिल्कुल। तो क्या करें अब? कहला एक काम करो, इसमें बीज तो बो ही दो तुम। बोले ठीक है, बीज बोया। कुछ महीनों बाद लहलहाती फसल आ गई और वो उस सोने के घड़े से कहीं अधिक मूल्यवान थी। तो बात वही है कि यदि हम मेहनत करेंगे तभी परिणाम मिलता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, और जो हमारे अपने पूर्वजों की संपत्ति है उसको भी सुरक्षित हम तभी रख पाएंगे जब उसका सही से निर्वहन करेंगे, उपयोग करेंगे। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, है ना, वो कभी ना कभी खत्म तो हो जाएंगे, कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे यदि हमने उनकी सुरक्षा रक्षा नहीं की। अर्थात चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या मैनमेड हो, हमें हर एक साधन की, संसाधन की, रिसोर्स की बहुत अच्छे से वैल्यू करनी है। आपने वो सुना होगा ना कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, परंतु लालसाओं की पूरी कभी नहीं हो सकता, पूर्ति कभी नहीं कर सकता। तो अपने मन से लालच जैसे शत्रु को भगाना है दूर। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतोष बहुत जरूरी है। नित्य प्रतिदिन निरंतरता के साथ, जैसे बहता हुआ जल पीने योग्य होता है, यदि जल थम गया, एक जगह रुक गया, तो पानी सड़ जाता है और वो कोई पीता नहीं है। इसी तरह से यदि हम जीवन में निरंतरता के साथ मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, अपने कार्य को करते रहेंगे, जो हमारे करने योग्य है वो हम कार्य करते रहेंगे, तो हमारे शरीर रूपी मशीन को जंग भी नहीं लगेगी। अन्यथा कोई भी मशीन हो जो एक जगह स्टोर करके रख दी जाती है, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी की क्यों ना हो, उसको जंग लग जाती है और वो किसी के उपयोग की नहीं होती। अर्थात जो मनुष्य शरीर है, यदि हम बैठे रहेंगे, और शरीर को पता है 8 दिन या 14 दिन अधिक से अधिक लगते हैं उसी रोल में आने के लिए। यदि हम दिन रात सोते रहेंगे ना, जैसे कभी कभी हम अभी नहीं उठना मम्मा, अभी नहीं उठना, उठ जाऊंगा, तो फिर हमारी हैबिट वैसी ही हो जाती है, हमें मन ही नहीं करता। और यदि हमने 14 दिन तक अपनी नियमित दिनचर्या बना ली कि मुझे सुबह उठना है, एक्सरसाइज भी करनी है, स्टडी भी करनी है, थोड़ा सा खेल कूद भी करना है, मम्मी की या पापा की थोड़ी सी छोटी छोटी हेल्प भी कराना है, अभी आप 10th क्लास में हैं, थोड़ी हेल्प तो करा सकते हैं, है ना,
तो यदि हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को इस तरह से मूवमेंट करते रहेंगे तो एक तो हम चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, दूसरा सभी हमसे प्रसन्नचित्त होकर व्यवहार भी करेंगे, सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपने आप को कभी बैठे बिठाए वाली श्रेणी में मत लाना बच्चों। आप आज के हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, सब कुछ है आपके पास, ब्रेन है, ठीक है, एकदम बुद्धि है, बल है, साहस है। तो इस सभी का अच्छे से प्रयोग करते हुए एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है, एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जिसका लोग उदाहरण दें। ठीक है, आपने ये सुना है ना, बता देती हूं कि भीड़ का हिस्सा तो सभी बनते हैं, लेकिन हमें क्या बनना है? हमें वो बनना है जिसके लिए भीड़ एकत्रित हो जाए, जो भीड़ को इकट्ठा कर सके। अर्थात हमें एक कुशल वक्ता भी बनना है, एक कुशल व्यक्तित्वकर्ता भी बनना है, और एक बहुत अच्छा नागरिक भी बनना है, सम्मानीय नागरिक भी बनना है। समझ में आया? तो यहां पर यही बताया है कि किस तरह से हर एक तत्व की आवश्यकता होती है। कोई ना हम कभी ये कह सकते कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, हम किसी को किसी तरह से किसी की भी अवहेलना नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है, हम इसे अनाज के कारण जिंदा हैं, तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो जाए। ठीक है, अभी हमने देखा फसल, साथ ही साथ हमने देखी दंतरित छोटे से बच्चे की मुस्कान, और आशा करती हूं आपको समझ में आया होगा। और इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूं, आप लोगों से कहती हूं, क्योंकि आप सब मेरे ही बच्चे हैं, और मैं ये उम्मीद भी करती हूं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है क्लास 6 to 12 की एजुकेशन एकदम फ्री। कोई पे नहीं करना है आपको, विदाउट एनी कॉस्ट आपको मिलेगी घर बैठे बिठाए बेहतरीन शिक्षा, जो कि सभी विषयों की होगी, ना केवल हिंदी की, बल्कि आपके सभी विषय शामिल होंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट्स। और एक बात बता दूं, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं है, ऑल स्टेट्स बोर्ड्स, सभी स्टेट्स को भी हमने शामिल किया है। अतः मैं फिर आपसे निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, बच्चे हैं कह सकती हूं और आप मानेंगे, आई नो, तो बिल्कुल बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।